हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का जो आईपीओ है, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख मतलब 17 जनवरी को लास्ट डेट है। तो क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपके क्लियर कर दूंगा, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। तो सबसे पहली चीज, कुछ लोग होते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने के लिए, कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जीएमपी देखनी चाहिए। इसकी जो अभी लेटेस्ट जीएमपी है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है, तो अंदाजा लेकर ही चलना है। बट क्या है कि लोकल ब्रोकर्स वगैरह है या जो भी प्रीमियम कितना देने के लिए तैयार हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्रीमियम कितना देने के लिए तैयार हैं, उस हिसाब से जीएमपी भी थोड़ा एक अंदाजे के लिए देख लेनी चाहिए। तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 40 रुपए पर शेयर, 35 शेयर्स का लॉट है। 1400 रुपए, 1400 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 10 मतलब 10% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है 20% का, उससे काफी अभी कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मिनिमम 20% का इसीलिए क्योंकि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ जाए मार्केट के अंदर, तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और डाउन हो जाए तो क्या है कि 20% का मार्जिन सही रहता है। तो अगर डाउन हो जाए तो 15% भी आ जाए तो भी रिस्क नहीं रहेगा। 10% के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। तो अभी जीएमपी के अंदर थोड़ा रिस्क है कि जीएमपी और डाउन हो सकती है। फिर दूसरी चीज हमें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखनी चाहिए इसकी एंकल लिस्ट। एंकल लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है, आप कह सकते हैं कि 10 में से 7 रेटिंग। पर्सनली ऐसा जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, 10 में से 7 रेटिंग दे सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरी चीज हमें देखनी चाहिए इसका सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन से ये अंदाजा होता है कि भाई लोग इसको रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर्स इसको रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं। तो टोटल 2 दिन के अंदर 1.20 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि ये 1.20 गुना अभी सब्सक्रिप्शन कम नजर आ रहा है, क्योंकि क्यूआईबीज की तरफ से अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। क्यूआईबीज कल की तारीख में सब्सक्राइब करेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और जब वो ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मतलब समझ लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि क्यूआईबीज ज्यादातर सोच समझ के ही अप्लाई करते हैं। मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स सोच समझ के ज्यादातर अप्लाई करते हैं। इसीलिए अगर क्यूआईबीज की तरफ से कल की तारीख में ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले 12-1 बजे के बाद, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वैसे अपडेट कर दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आज ज्योति सीएनसी के बारे में अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं आज कहीं बाहर था, किसी कारणवश किसी कामवश मैं बाहर गया हुआ था, तो उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल वगैरह नहीं था, इस कारण मैं ज्योति सीएनसी पर अपडेट नहीं कर पाया, वरना मैं कर देता हूं। तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। विद क्यूआईबी पोर्शन अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एनआईआई पोर्शन 1.60 गुना अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन करीब 1.70 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और 1.20 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। करीब 1000 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस आईपीओ पर 2 दिन के अंदर। तभी देखा जाए तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा धीमा ही नजर आ रहा है, और उम्मीद है कि कल की तारीख में क्यूआईबी से सब्सक्रिप्शन देखने को तो मिलेगा ही। तो अभी ओवरऑल अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा रिस्की नजर आ रहा है, और कल की तारीख में अगर क्यूआईबीज की तरफ से सब्सक्रिप्शन आए तो चाहे तो जो लोग रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, मतलब रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई हमें लिस्टिंग गेन्स भले मिले या ना मिले, हम तो रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देके मतलब अप्लाई करने का डिसीजन ले सकते हैं, अगर क्यूआईबीज की अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो। दोस्तों दूसरे तरह के वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब उनका अगर शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ भी हो, लिस्टिंग गेन्स मतलब मिले या ना मिले, भले ही लॉस हो जाए, पर लॉन्ग टर्म का अगर उनका विजन हो तो उनको लिए क्या करना चाहिए। तो उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव्स देखते हैं। तो इसका सेक्टर जो है वो यूनिक सेक्टर है, और अपने आप में ये पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है अपने ही सेक्टर की, और ये कंपनी है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल, और उसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर है जिसने पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस मतलब कंपनी से, तो जब भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो क्लेम वगैरह मिलता है, मतलब हमने पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या है कि बिना पैसों के अंदर काम हो जाता है। तो उसके बीच में जो सेटलमेंट करवाने का काम कौन करता है, मेडी असिस्ट जैसी कंपनीज करती है। तो ये बीच में कड़ी का काम करती है, इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल और उसके अलावा पॉलिसी होल्डर के बीच में कड़ी का काम करती है मेडी असिस्ट। और इंडिया के अंदर काफी सारे टीपीएज हैं, और इसका मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मतलब 16% के आसपास का है। और इसका फ्यूचर इसीलिए भी बढ़िया है क्योंकि आने वाले टाइम में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी संख्या अभी बढ़ने वाली है। अभी इंडिया के अंदर जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं उनकी करीब जो संख्या है 16-17% के आसपास। तो ये धीरे धीरे करके क्या मैंडेटरी होता जाएगा। जो विकसित देश होते हैं, डेवलप्ड देश होते हैं, उनके अंदर क्या कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है, मतलब करवाना जरूरी ही होता है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर भी जरूरी हो जाएगा। तो इसका सेक्टर तो आगे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर ग्रोथ करेगा वैसे कि वैसे ही ये भी सेक्टर थोड़ा बहुत ग्रोथ कर सकता है। तो मेनली इसकी कमाई होती है इंश्योरेंस कंपनीज इसको कमीशन देती है।
उसके अलावा इसकी एंकल लिस्ट अच्छी आई है, फिर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मतलब एसेट लाइट मॉडल है, इसके अंदर ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं रहती है और डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व कैश भी इसके पास पड़ा है, तो मतलब कैश रिच कंपनी कह सकते हैं आप इसको। बाकी इसके अलावा इसकी ROE भी ठीक है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स जानते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स वैसे तो कम है पर सुनना भी जरूरी है। तो पहली चीज नेगेटिव है कि पूरा का पूरा OFS मतलब ऑफर फॉर सेल है, कंपनी अपने जो ग्रोथ के लिए पैसा काम में नहीं ले रही है, पूरा का पूरा पैसा मतलब जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी सेल करके निकल रहे हैं। अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर तो प्रमोटर्स को क्यों निकलना है, आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं कि भाई अपनी जो हिस्सेदारी है 51 मतलब 51% से कम कर रहे हैं, मिनिमम 51% होनी चाहिए किसी की भी प्रमोटर की हिस्सेदारी, ताकि क्या है कि वो अपने डिसीजन वगैरह आराम से ले सकें। अभी 45% हिस्सेदारी हो जाएगी, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा पर्सनली, जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर दोस्तों मुझे वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई लगी, 38 के पी मल्टीपल पर ही IPO आ रहा है, थोड़ी वैल्यूएशन हाई है, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ। वैल्यूएशन 20 से 22 के पी पर आता तो मुझे लगता है रीजनेबल वैल्यूएशन होती, क्योंकि अभी स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ग्रोथ करने में भी टाइम लगेगा। बाकी देखिए दोस्तों इसके कमेंट्स मैंने काफी नेगेटिव भी सुने, फीडबैक काफी नेगेटिव आए हैं, भाई इसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, काफी बार क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं और मतलब पूरा सही से सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। तो ये मुझे नेगेटिव बात लगी, मतलब ऐसे एक दो कमेंट नहीं, बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिले। तो इस हिसाब से मैंने जो कमेंट्स पढ़े उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने तो सर्विस नहीं ली है इसकी, पर जो कमेंट्स पढ़े हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई सीरियस मैटर भी हो सकता है कि इसकी सर्विसेज अच्छी ना हो, और या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं वो जो संतुष्ट नहीं हुए हों, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल सेक्टर वाइज मुझे तो ठीक कंपनी लगी, और बाकी कुछ नेगेटिव्स तो हर कंपनी में होते ही हैं। अब देखिए ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई लिस्टिंग इज मिले या ना मिले, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी ठीक कंपनी है नजर आ रही है। इतनी जबरदस्त भी नहीं कह सकते, इतनी जबरदस्त इसीलिए नहीं क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस और सस्ती होती तो मैं कहता कि भाई हाँ हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूएशन एक तो महंगी है, तो उस हिसाब से क्या है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो वो लिस्टिंग के बाद भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब आप लोग क्या करेंगे, आपका क्या डिसीजन, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। अगर हेल्प हुई है, सारी चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।